हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 18th लेक्चर। ये हमारा 18वां लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। एंड इस टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं सेकंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। बताइए सेकंड फंक्शन क्या था? ऑर्गेनाइजिंग। तो इस टाइम हम लोग ऑर्गेनाइजिंग का जो चैप्टर है वो डिस्कस कर रहे हैं। एंड ऑर्गेनाइजिंग पे ये मेरा चौथा लेक्चर है। 3 लेक्चर वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने जो मेरे लास्ट के 3 वीडियो लेक्चर्स हैं वो देख भी लिए होंगे। ठीक है, कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बट अगर नहीं देखे तो कोई बात नहीं, इस लेक्चर के बाद कोशिश करिएगा कि उनको भी जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहां मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है। और देखिए मैं नंबरिंग भी करती हूँ, तो कोशिश किया करिए कि इन वीडियो लेक्चर्स को सीक्वेंस में ही देखें। राइट तो चलिए एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं कि जो लास्ट के 3 लेक्चर्स थे उनमें हमने क्या डिस्कस किया है। तो हम पढ़ चुके हैं ऑर्गेनाइजिंग क्या है, स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, इंपॉर्टेंस ऑर्गेनाइजिंग की क्या है। ठीक है, उसके आगे हम लोग पढ़ चुके हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसकी नीड क्या है, इसके बेनिफिट क्या है एंड हाउ इट इज क्रिएटेड, कैसे क्रिएट होता है। और उसके बाद हमने पढ़ा था टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कितने टाइप का होता है? तो ये 2 टाइप का होता है। एक होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर, जहां फंक्शन के बेसिस पर डिफरेंट डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं। एंड दूसरा होता है डिविजनल स्ट्रक्चर, यानी जहां पे प्रोडक्ट के बेसिस पे, ठीक है, डिफरेंट डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं। तो ये हमने डिटेल में पढ़ा था, हमने इनके एडवांटेज डिसएडवांटेज सब डिटेल में डिस्कस किए थे। ठीक है, एंड आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे अबाउट फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है, अगर हम रिलेशनशिप के बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन को 2 ब्रॉड कैटेगरी में अगर डिवाइड करना चाहे तो 2 टाइप की ऑर्गेनाइजेशन बनती है। एक होती है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा क्या होता है? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये दोनों टाइप के जो स्ट्रक्चर है ना, दोनों टाइप के स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, जैसे एक कैची में 2 ब्लेड जरूरी होते हैं ना, दोनों ब्लेड के बिना वो कैची कुछ काम नहीं कर पाएगी, अपना वर्क परफॉर्म नहीं कर पाएगी। उसी तरीके से फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन दोनों कैची की एक ब्लेड की तरह होते हैं, जो दोनों ही जरूरी होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, तो रिलेशनशिप के बेसिस पे अगर हम ऑर्गेनाइजेशन को 2 कैटेगरी में डिवाइड करें तो 2 टाइप के बनते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो इनके बारे में चलिए हम डिटेल में एक एक करके पढ़ते हैं। पहला क्या है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए नाम से ही थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा आपको। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन यानी वो ऑर्गेनाइजेशन जहां पर फॉर्मली, यानी एक डिलिबरेटली प्री प्लान, जो भी डिफरेंट जॉब पोजीशन है, उनके जो भी टास्क है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी अथॉरिटी है, जो भी अकाउंटेबिलिटी है, वो क्लियरली डिफाइंड हो, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहते हैं? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? वो ऑर्गेनाइजेशन जहां पर डिफरेंट पोजीशंस, ठीक है, जैसे प्रोडक्शन मैनेजर है, प्रोडक्शन मैनेजर के अंडर में कितने एग्जीक्यूटिव आते हैं। ठीक है, परचेज मैनेजर है, परचेज मैनेजर के अंडर में कौन कौन से सबऑर्डिनेट आते हैं। तो सारी जितनी भी जॉब पोजीशन है, ठीक है, प्लस उन जॉब पोजीशन की डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डिफरेंट अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, ये सारी अगर हर लेवल की जो है अगर क्लियरली डिफाइंड होती है, एक्सप्लिसिटली डिफाइंड होती है, तब ऐसे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को कहते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ये जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, दिस इज डिजाइन बाय, ये जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है इसको कौन डिजाइन करता है? दिस इज डिजाइन बाय टॉप मैनेजमेंट। इसको टॉप मैनेजमेंट डिजाइन करता है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन जो भी अपना ऑब्जेक्टिव है, जो भी टास्क है, उसको इफिशिएंटली एंड स्मूथली परफॉर्म कर सके। ठीक है, हर मेंबर जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है। जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें हर मेंबर रिस्पॉन्सिबल होता है टू परफॉर्म द स्पेसिफाइड टास्क। बताया था ना, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हर मेंबर को पता होता है उसे कौन सा टास्क करना है। ठीक है, वो किसके लिए अकाउंटेबल है, किस काम के लिए अकाउंटेबल है, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिलेशनशिप क्लियरली डिफाइंड होता है। ये खास बात है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं एक सिस्टमैटिक कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। ठीक है, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हुआ, परचेज डिपार्टमेंट हुआ, सेल्स डिपार्टमेंट हुआ, सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट हुआ, फाइनेंस डिपार्टमेंट हुआ, स्टोर डिपार्टमेंट हुआ। जितने भी डिपार्टमेंट हैं ये आपस में कोऑर्डिनेटेड वे में डिफरेंट एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, और जिससे ऑर्गेनाइजेशन अपना जो भी गोल होता है उसको इजिली अचीव कर पाता है। तो दिस इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है होती है ना, उसमें जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन है, यानी किसी पर्टिकुलर जॉब पोजीशन को क्या टास्क परफॉर्म करना है, जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन है, जो भी रूल्स हैं, ठीक है, जो भी रूल्स हैं, जो भी प्रोसीजर है रिलेटेड टू वर्क, ठीक है, काम से रिलेटेड जो भी रूल है, जो भी प्रोसीजर है, दिस इज क्लियरली डिफाइंड, वो क्लियरली डिफाइंड होते हैं।
ठीक है, तो दिस इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। एंड जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका स्ट्रक्चर जो होता है, इट कुड बी फंक्शनल, इट कुड बी डिविजनल। फंक्शनल भी हो सकता है, डिविजनल भी हो सकता है। ठीक है, जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो फंक्शनल भी हो सकता है, डिविजनल भी हो सकता है। और फंक्शनल एंड डिविजनल बहुत डिटेल में मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। ठीक है, तो आई होप अब आपको फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन समझ में आ गया होगा। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन यानी वो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे जितनी भी जॉब पोजीशन है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी, ये सब प्रॉपरली डिफाइंड है। और किसने डिफाइन किया है? टॉप मैनेजमेंट ने डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, कि किसी भी पर्टिकुलर टास्क को कैसे परफॉर्म करना है, क्या रूल रेगुलेशन फॉलो करने हैं, क्या प्रोसीजर होगा, और हर जॉब पोजीशन को अपना काम क्लियरली डिफाइंड है। तो इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर अब अच्छे से समझ में आ गया है, तो आप जल्दी से मुझे फीचर भी बता सकते हैं। देखिए, यहाँ मैंने 5 फीचर लिखे हैं, जल्दी से शॉर्ट में इनको डिस्कस करती हूँ, आप आसानी से समझ जाएंगे। अगर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन समझ में आ गया, तो फीचर भी आप बता सकते हैं। सबसे पहला फीचर क्या है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का? कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्लियरली स्पेसिफाई होता है, क्लियरली डिफाइन होता है रिपोर्टिंग रिलेशनशिप अमंग द डिफरेंट जॉब पोजिशन। जो डिफरेंट जॉब पोजिशन है, ठीक है, उनके बीच में क्या रिपोर्टिंग रिलेशनशिप है, यानी किस सबऑर्डिनेट को किस सुपीरियर को रिपोर्ट करना है, दिस इज क्लियरली डिफाइंड। ठीक है, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप क्लियरली डिफाइंड होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, एंड इनका नेचर ऑफ रिलेशनशिप क्या होता है, कौन सुपीरियर है, कौन सबऑर्डिनेट है, दिस इज क्लियरली डिफाइंड। इनका नेचर ऑफ रिलेशनशिप भी मतलब डिफाइंड होता है। तो ये फर्स्ट फीचर हुआ। दूसरा फीचर क्या है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज अ मीन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक तरीका है, एक मीन है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव कर पाता है। ठीक है, तो दिस इज द सेकंड फीचर। तीसरा फीचर क्या है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में बताया था, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट है, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, स्टोर, ठीक है, ये जो डिफरेंट डिपार्टमेंट है, ये कोऑर्डिनेटेड वे में, इंटीग्रेटेड वे में काम करते हैं, जिससे ऑर्गेनाइजेशन अपना जो भी गोल है वो अचीव कर पाता है। ठीक है, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट है वो मिलके काम करेंगे तभी तो काम होगा। ठीक है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट बाहर से बहुत अच्छा ऑर्डर ले आया 100 टेबल चेयर बनाने का, लेकिन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टाइमली डिलीवरी ना करे प्रोडक्ट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टाइमली प्रोडक्ट बना के ही ना दे, या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तो रेडी है बनाने के लिए, पर परचेज डिपार्टमेंट सामान रॉ मटेरियल ही ना खरीद के लाए, या परचेज डिपार्टमेंट सामान तो खरीदने के लिए रेडी है, बट फाइनेंस डिपार्टमेंट उसको फंड इशू ही ना करे। ठीक है, तो ये यानी ऑर्गेनाइजेशन अपना गोल तभी अचीव कर पाएगा जब डिफरेंट डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेटेड वे में काम करेंगे, इंटीग्रेटेड वे में काम करेंगे, मिलके काम करेंगे। ठीक है, तो दिस इज द थर्ड फीचर। फोर्थ फीचर क्या है कि दिस फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज डिलिबरेटली डिजाइन, यानी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बहुत सोच समझ के केयरफुली डिजाइन किया जाता है। ठीक है, एंड कौन डिजाइन करता है? टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को डिजाइन करता है ताकि स्मूथ फंक्शनिंग हो सके, ऑर्गेनाइजेशन अपना जो काम है वो स्मूथली कर सके, कोई कंफ्लिक्ट ना हो, ठीक है, सबको अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पता हो, और ऑर्गेनाइजेशन का अल्टीमेटली गोल अचीव हो। तो ये फोर्थ फीचर है। पांचवा फीचर क्या है? पांचवा फीचर जो है ना, वो एक कह लीजिए, आगे चल के मैं बताऊंगी, डिसएडवांटेज भी है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का। कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में देयर इज मोर एम्फेसिस ऑन वर्क, यहाँ पे काम पे ज्यादा एम्फेसिस होता है एज कंपेयर टू इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पे कम एम्फेसिस होता है एज कंपेयर टू वर्क। मतलब केवल काम 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 की ही बात होती है, उसी पे ज्यादा एम्फेसिस होता है, कोई भी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की बात भी नहीं की जाती यहाँ पे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, जबकि जो एक पर्सन है ना, जो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल। ये तो आपने सुना होगा, ह्यूमन बीइंग एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, वो सोशल एनिमल है, उसकी कुछ कह लीजिए सोशल नीड्स भी हैं। ठीक है, हम ऑर्गेनाइजेशन में 8 घंटे बिताते हैं। ठीक है, नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन में हर डे हम 8 घंटे बिताते हैं। 8 घंटे से ज्यादा कुछ ऐसी जॉब होती है जहाँ पे 8 घंटे से भी ज्यादा समय होता है। तो 8 घंटे 24 घंटे की अगर हम बात करें, तो यानी 1/3 पोर्शन हम डेली, क्योंकि इंसान एक सोशल एनिमल है। ठीक है, उसकी कुछ सोशल नीड है। हम लोग मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी में भी पढ़ चुके हैं, कुछ सोशल नीड्स भी होती हैं। ठीक है, तो इसलिए ये कह लीजिए एक फीचर भी है, प्लस एक डिसएडवांटेज भी है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का, कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा एम्फेसिस किस बात पे होता है? वर्क पे होता है। काम काम काम, बस काम, कोई इंटरपर्सनल रिलेशनशिप नहीं, कोई दूसरा इंटरेक्शन नहीं एम्प्लॉयज के बीच में, केवल काम के बारे में बात करो। ठीक है, तो दिस इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसलिए देयर शुड बी, चलिए आगे बताऊंगी, देयर शुड बी अ ब्लेंड, एक मतलब कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब मैं आपको बताती हूँ कि एडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के क्या फायदे हैं। ठीक है, सबसे पहला फायदा क्या है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का? कि फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, ये तो बात मान रहे हैं, फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वहां पे इजी होता है, इट इज इजियर टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी।
ठीक है, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना बहुत आसान होता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन अपना टास्क या जो भी गोल है उसे नहीं अचीव कर पाई, तो किस डिपार्टमेंट की वजह से, किस इनएफिशिएंट एम्प्लॉय की वजह से वो टास्क नहीं फिनिश हो पाया टाइम पे, दिस इज इजी टू फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, इसको फिक्स करना बहुत आसान होता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हर जो जॉब पोजिशन है उसका जो रोल होता है, दिस इज क्लियरली डिफाइंड, वो क्लियरली डिफाइंड होता है। तो इट इज इजी टू फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये इसका पहला एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज क्या है, क्लैरिटी ऑफ ड्यूटीज। यहाँ पे जो ड्यूटीज है, ठीक है, जहाँ पे यहाँ पर जो भी रोल है, जो भी ड्यूटी है, हर मेंबर की, जो ऑर्गेनाइजेशन की जितने एम्प्लॉय हैं उनकी जो रोल है, उनकी जो ड्यूटी है, दिस इज क्लियरली एंड एक्सप्लिसिटली मतलब स्पेसिफाई, वो क्लियरली जो है एंड एक्सप्लिसिटली डिफाइंड होती है। कोई कंफ्यूजन नहीं होता, हर एम्प्लॉय को पता है उसे कौन सा काम करना है। और देयर इज नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, कोई डुप्लीकेशन ऑफ वर्क भी नहीं होता, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट बहुत सोच समझ के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन पोजीशन है, उनके जो भी टास्क है, जो भी ड्यूटी है, वो क्लियरली डिफाइन करता है। ठीक है, तो इससे वेस्टेज ऑफ रिसोर्स भी नहीं होता। ठीक है, तो यही दूसरा एडवांटेज है कि क्लैरिटी ऑफ ड्यूटी, हर पोजीशन को अपना पता होता है क्या काम करना है, ड्यूटी क्या है, रोल क्या है। ठीक है, तीसरा जो एडवांटेज है दैट इज यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड हम लोग पढ़ चुके हैं। हेनरी फ्योल ने जो 14 प्रिंसिपल दिए थे उसी में से एक था यूनिटी ऑफ कमांड, यानी जो सबऑर्डिनेट है इसको जो कमांड मिलना चाहिए वो केवल एक सुपीरियर से मिलना चाहिए। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कई सुपीरियर मिलके, 3 सुपीरियर मिलके सबऑर्डिनेट को कमांड दे रहे हैं, तो इससे क्या होगा, ये सबऑर्डिनेट कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, बट ये एक एडवांटेज है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का, यूनिटी ऑफ कमांड। ये क्या कहता है कि जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे इट हेल्प इन यूनिटी ऑफ कमांड, क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है ना, जो ऑफिस का जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, दिस इज क्लियरली डिफाइंड, वो क्लियरली डिफाइंड होता है। और यहाँ पे एक प्रॉपर ऑफिशियल चैनल, ठीक है, फॉलो किया जाता है टू गिव द कमांड, टू गिव द कम्युनिकेशन। सब ऑर्डिनेट से कम्युनिकेट करने के लिए, सब ऑर्डिनेट को कमांड देने के लिए एक ऑफिशियल चैनल फॉलो किया जाता है। ठीक है, और ऑफिशियल चैनल जो डिजाइन किया गया है, जो टॉप मैनेजमेंट ने डिजाइन किया है, वो यूनिटी ऑफ कमांड को ध्यान में रख के किया है। ठीक है, तो दिस इज द थर्ड एडवांटेज। चौथा एडवांटेज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का ये है कि इट इज हेल्पफुल इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हेल्पफुल होता है इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, क्योंकि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में एक फ्रेमवर्क, एक ढांचा प्रोवाइड किया जाता है, जिससे मतलब कह लीजिए जितनी भी जॉब पोजीशन है उनके रोल में क्लैरिटी होती है, सबको अपना काम पता होता है। ठीक है, डिसिप्लिन में काम होता है, रूल रेगुलेशन प्रॉपर्ली डिफाइंड होते हैं, प्रोसीजर प्रॉपर्ली डिफाइंड होते हैं। तो इससे क्या होता है, अगर ये सारी चीजें प्रॉपर्ली डिफाइंड है तो ऑर्गेनाइजेशन बहुत स्मूथली अपना वर्क परफॉर्म कर पाएगा, अल्टीमेटली क्या होगा, ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएगा। ठीक है, तो ये 4 सिंपल से इसके एडवांटेज हैं। अब चलिए बात करते हैं डिसएडवांटेज की। इसके कुछ लिमिटेशन भी हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के। तो सबसे पहली जो लिमिटेशन है, डिसएडवांटेज है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का, वो है डिले इन एक्शन। डिले इन एक्शन या कह लीजिए डिले इन डिसीजन मेकिंग। जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि यहाँ पे एक कह लीजिए एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है जो डिफाइंड है, और वही चेन ऑफ कम्युनिकेशन, वही चेन ऑफ कह लीजिए कमांड फॉलो करना है, तो कभी कभार क्या होता है, देयर इज अ डिले इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में डिले आ जाता है। ठीक है, एक्शन लेने में डिले आ जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑफिशियल चेन ऑफ कम्युनिकेशन फॉलो करनी है। ठीक है, जो स्ट्रक्चर में डिफाइन किया गया है, ऑफिशियल चेन ऑफ कम्युनिकेशन फॉलो करनी है। ठीक है, तो ये यहाँ पे कंपल्शन होता है, तो इससे क्या होता है, काफी बार डिसीजन लेने में देरी आ जाती है। जैसे एग्जांपल के लिए ये जो सब ऑर्डिनेट है, इसको अपने ये टॉप के जो मैनेजर है, इससे बात करनी है, कुछ मतलब कुछ प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई डाउट है, इससे बात करनी है, तो इसको ही नीड टू फॉलो प्रॉपर चैनल। इसको अपने सुपीरियर से बात करनी होगी, इसको अपने सुपीरियर से बात करनी होगी, और तब जाके यहाँ से डिसीजन ये से कम्युनिकेट करेगा और ये डिसीजन ले पाएगा। ठीक है, तो देयर इज अ समटाइम देयर इज अ डिले इन डिसीजन मेकिंग, क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉपर ऑफिशियल चेन ऑफ कम्युनिकेशन फॉलो किया जाता है। दूसरा जो इसका डिसएडवांटेज है दैट इज लैक ऑफ इनिशिएटिव, यानी लैक ऑफ इनिशिएटिव, इनिशिएटिव यानी पहल करना। ठीक है, तो ये जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे थोड़ा सा इनिशिएटिव की कमी देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे आप डेविएट नहीं कर सकते। देयर इज अ रिजिड स्ट्रिक्ट कुछ पॉलिसीज होती हैं, कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, जो रिजिडेटली डिफाइंड होते हैं, और उनसे डेविएशन जो है अलाउ नहीं है। यानी कोई भी एम्प्लॉय अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकता है। हर जॉब पोजीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, सारी चीजें, रूल रेगुलेशन, ये सब और पॉलिसीज, ये सब स्ट्रिक्टली पहले से डिफाइंड है, तो कोई इसमें डेविएशन अलाउ नहीं है। तो इसकी वजह से जो एक स्पिरिट ऑफ इनिशिएटिव है ना, जो स्पिरिट ऑफ क्रिएटिविटी है, वो एम्प्लॉय की पहले ही मर जाती है, क्योंकि वो रूल से अगेंस्ट तो कुछ जा ही नहीं सकता है, वो डेविएट ही नहीं कर सकता। जो पॉलिसी वगैरह पहले से डिफाइंड है वही काम करना है उसे। तो देयर इज अ चांसेस ऑफ लैक ऑफ इनिशिएटिव।
अब तीसरा इसका डिसएडवांटेज क्या है, जो मैंने अभी पहले भी आपको बताया था, इग्नोर ह्यूमन एलिमेंट। ये जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है ये ह्यूमन एलिमेंट को इग्नोर करता है, यानी केवल काम काम काम, कोई दूसरी बात नहीं। यहाँ पे ज्यादा इम्फेसिस होता है ऑन स्ट्रक्चर, ठीक है, यहाँ ज्यादा इम्फेसिस होता है ऑन वर्क, ठीक है। तो ये इग्नोर करता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड जो ह्यूमन की जो नीड है, जो सोशल नीड है, उसको कंप्लीटली इग्नोर करता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट जो मैं आज की तारीख यानी फरवरी 2022 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। इन सारे ही सब्जेक्ट की सेपरेट मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है अपने चैनल पे, तो जरूर इन प्लेलिस्ट का फायदा उठाइए। मैंने आपके लिए अपने चैनल पे 350 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर्स आज की तारीख तक अपलोड किए हैं। और एक बात और है कि ये वीडियो अगर आप फरवरी 2022 में देख रहे हैं तो इतने ही सब्जेक्ट मैंने अभी तक कवर किए हैं। अभी इसमें देखिए मैंने पॉम इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है, या बीएसटी इंक्लूड नहीं किया है। जब मैं ये कंप्लीट कर लूंगी तो फिर इसको भी इंक्लूड कर दूंगी। बट ये वीडियो अगर आप कुछ महीने बाद देख रहे हैं, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो इसमें कई नए वीडियो लेक्चर्स ऐड हो चुके होंगे। तो इट्स बेटर कि मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट चेक करिए, ठीक है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी टॉपिक, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ने के लिए सर्च कर रहे होंगे वो आपको होपफुली यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं अगला वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। चलिए अब आगे हम बात करते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, तो हमने डिटेल में समझ लिया है। अब हम आगे बात करते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये एक नेटवर्क है ऑफ सोशल रिलेशनशिप जो इमर्ज होता है ड्यू टू फॉर्मल रोल एंड रिलेशनशिप अमंग द एम्प्लॉय। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉय हैं उनके जो फॉर्मल रोल है, फॉर्मल रिलेशनशिप है, उसकी वजह से जो एम्प्लॉय हैं उनके बीच में क्या होता है, आपस में बार बार इंटरेक्शन होता है। जैसे सपोज करिए, एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज करिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में सपोज करिए 15 एम्प्लॉय हैं, ठीक है। तो ये 15 एम्प्लॉय, क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, आपस में बार बार इनका इंटरेक्शन होगा। और मैंने बताया था जो ह्यूमन बीइंग है वो एक सोशल एनिमल है, वो केवल काम 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 ऐसा नहीं कर सकता है, वो आपस में थोड़ा बात करेगा, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, बातें होंगी, हालचाल होगा, ठीक है, लंच साथ में करेंगे। तो देयर विल बी फ्रीक्वेंट, इनके बीच में क्या होगा, इन 15 लोगों के बीच में फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन होगा। तो उसकी वजह से, और जो सेम इंटरेस्ट के जो लोग होते हैं ना वो आपस में ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। जो सेम इंटरेस्ट के जो लोग होते हैं ना वो आपस में ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो ही जाते हैं। जैसे कुछ लोगों को मूवीज फिल्म में बड़ा इंटरेस्ट होता है, कुछ लोगों को स्पोर्ट्स में बड़ा इंटरेस्ट होता है, कुछ लोग फिटनेस फ्रेक होते हैं, ठीक है। तो आपस में हमारा मतलब ये कुछ नेचुरल सी चीज है कि आपस में जिन लोगों का कॉमन इंटरेस्ट होता है ना वो आपस में एक सोशल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर लेते हैं, एक सोशल नेटवर्क एस्टैब्लिश कर लेते हैं। इसी को कहते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, ठीक है। आप दिस इज इनडिस्पेंसिबल, इसको अवॉइड नहीं कर सकते। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन तो होता ही है। तो वही यहाँ पे लिखा है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये एक नेटवर्क है ऑफ सोशल रिलेशनशिप जो इमर्ज होता है ड्यू टू फॉर्मल रोल। इन लोगों का कुछ फॉर्मल रोल था, ये सब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय थे, फॉर्मल रोल था, रिलेशनशिप था जिसपे ये लोग को आपस में बार बार इंटरेक्ट करना होता था अपने काम के रिगार्डिंग, ठीक है। बट इंसान बात किए तो रह ही नहीं सकता, ठीक है, बात किए बिना हम रह ही नहीं सकते। तो आपस में जब इंटरेक्शन होगा, कुछ और बातें होंगी, मूवी की बातें होंगी, स्पोर्ट्स की बातें होंगी, रिलीजन की बातें होंगी, और भी अलग फिटनेस की बातें होंगी, ठीक है, फूडिंग हैबिट की बातें होंगी, दुनिया भर की बातें होंगी। तो आपस में जो कॉमन इंटरेस्ट वाले लोग हैं ना वो आपस में अपना एक ग्रुप बना ही लेते हैं। तो उसी को कहते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मैंने कुछ ज्यादा गोज दिया है, मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। तो देखिए वही मैंने लिखा है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इमर्ज होता है फ्रॉम विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से ही इमर्ज होता है जब लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं बियॉन्ड देयर ऑफिशियली डिफाइंड रोल। जो भी उनका ऑफिशियली डिफाइंड रोल है उसके बियॉन्ड जब जाके लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं, साथ में लंच करते हैं, कुछ दूसरी बातें करते हैं, तो उनके कॉमन इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो आपस में एक ग्रुप ऑटोमेटिकली फॉर्म हो जाता है। तो उसी को कहते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। एंड दिस इज नॉट प्री प्लान, ये कोई प्री प्लान सोच समझ के ग्रुप नहीं बनाया जाता है। इट इज ऑटोमेटिकली क्रिएटेड, ये एक ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है ड्यू टू फ्रिक्वेंट कॉन्टैक्ट ऑफ पीपल। लोग आपस में बार बार मिलते हैं, फ्रिक्वेंट कॉन्टैक्ट होता है, आपस में अपने इंटरेस्ट, अपनी लाइकिंग शेयर करते हैं। तो ये प्री प्लान नहीं होता, इट इज ऑटोमेटिकली क्रिएटेड, ठीक है। और ये जो इनफॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशन होता है इसका कोई प्रिस्क्राइब रूल, प्रिस्क्राइब पॉलिसी, रूल रेगुलेशन नहीं होते हैं,
ठीक है, ये तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसके कोई प्रिस्क्राइब रूल रेगुलेशन गाइडलाइन पॉलिसी ऐसा कुछ नहीं होता है, एंड देयर इज नो फिक्स लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, कोई फिक्स लाइन ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होता है। ठीक है, ये कौन सुपीरियर है कौन सबॉर्डिनेट है, ऐसा कोई फिक्स लाइन ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होता है। तो दिस इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, तो अब मुझे लगता है काफी हद तक आप समझ गए होंगे। जल्दी से अब इसके फीचर्स देख लेते हैं। सबसे पहला फीचर क्या है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ओरिजिनेट होता है कहाँ से, बताया था फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से। और क्यों ओरिजिनेट होता है, बिकॉज ऑफ सोशल इंटरेक्शन अमंग द एम्प्लॉइज, जो एम्प्लॉइज हैं उनके बीच में सोशल इंटरेक्शन होता है, जिसकी वजह से इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होता है। और जो स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर होता है, ठीक है, जो इवॉल्व होता है फ्रॉम ग्रुप नॉर्म एंड नॉट फ्रॉम ऑफिशियली लेट डाउन रूल एंड रेगुलेशन। जो बिहेवियर होता है किसी भी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स होते हैं, उनका जो बिहेवियर होता है, ये एज पर देयर ग्रुप नॉर्म होता है। मतलब वो किस टाइप का ग्रुप है, क्या वो फिटनेस फ्रेक लोगों का ग्रुप है, क्या ये स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड लोगों का ग्रुप है, क्या ये फूडी लोगों का ग्रुप है, क्या ये मूवी से रिलेटेड इंटरेस्टेड लोगों का ग्रुप है, किस टाइप के लोगों का ग्रुप है, उसके बेसिस पे उस ग्रुप के नॉर्म बनते हैं, रादर देन कोई ऑफिशियली रूल रेगुलेशन इस ग्रुप में नहीं चलता है। ठीक है, तो उनका बिहेवियर उसी के अकॉर्डिंग होता है, उसी ग्रुप के अकॉर्डिंग होता है। जैसे मुझे यहाँ पे एग्जांपल याद आ रहा है, मेरे हस्बैंड के ऑफिस में आप जानते होंगे क्रिकेट जो है, क्रिकेट इवन बहुत सारे मेजोरिटी ऑफ इंडियंस का बहुत ही फेवरेट स्पोर्ट्स है क्रिकेट। ठीक है, और इसमें कोई सीनियर कोई सबऑर्डिनेट नहीं, सबका मतलब बहुत लोगों का फेवरेट स्पोर्ट्स है क्रिकेट। तो ये जो क्रिकेट में जो इंटरेस्टेड लोग होते हैं ना, ये आपस में ऑटोमेटिक इनका एक ग्रुप बन जाता है, और ऑटोमेटिकली इनका एक डेट और टाइम और सब डिसाइड हो जाता है किस क्लब में कैसे हमें कहाँ पे खेलना है। ठीक है, और समय भी निकल जाता है। जैसे इन लोगों का डिसाइडेड है कि संडे को इन लोगों को 10 बजे से इस पर्टिकुलर क्लब में इकट्ठा होना ही होना है, और इनको अपना क्रिकेट खेलना है। तो ये क्या है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जो उनके इंटरेस्ट के उनके लाइकिंग के बेसिस पे ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया है। और इस ग्रुप में ये जो क्रिकेट खेलने वाले लोगों का जो ग्रुप है, इसमें ऐसा कुछ कुछ नहीं है कि किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लोग इन्वॉल्व है, इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट के, चाहे सीनियर हो चाहे सबऑर्डिनेट हो, सब मिलके खेलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये एक इनफॉर्मल ग्रुप बन गया है। एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ऑटोमेटिकली क्रिकेट में जो इंटरेस्टेड लोग हैं, इन लोगों ने अपना इनफॉर्मल एक ग्रुप बना लिया है। ठीक है, तो दिस इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को फ्लो करने का कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता है, एंड दिस इज क्रिएटेड स्पॉन्टेनियसली। बताया था ना, ये जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, ये स्पॉन्टेनियसली ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल लाइकिंग के बेसिस पे, म्यूचुअल इंटरेस्ट के बेसिस पे, म्यूचुअल टेस्ट के बेसिस पे ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। जितने लोगों को क्रिकेट में इंटरेस्ट हो, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में जितने लोगों को क्रिकेट में इंटरेस्ट हो, वो ऑटोमेटिकली अपना ग्रुप बना देते हैं। उन्हें पता हो जाता है संडे को इस क्लब में इकट्ठा होना है, सब पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो क्रिकेट खेलने के लिए, ठीक है, तो सब पहुंच जाते हैं। तो दिस इज नॉट डिलिबरेटली क्रिएटेड, ये कोई टॉप मैनेजमेंट इसको क्रिएट नहीं करता है। ठीक है, ये जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, कोई टॉप मैनेजमेंट सोच समझ के केयरफुली प्लान करके इसको नहीं क्रिएट करता है। दिस इज स्पॉन्टेनियसली क्रिएटेड। ठीक है, और इसका कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं होता है, इट डोंट हैव एनी डेफिनेट स्ट्रक्चर, इसका बल्कि एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि ये सोशल रिलेशनशिप के बेसिस पे क्रिएट होता है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, और कौन सुपीरियर कौन सबॉर्डिनेट ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें सब लोग मिलके, मतलब अगर उनका सिमिलर टेस्ट है, अगर मैं क्रिकेट केवल एक एग्जांपल बता रही हूँ, सब लोग जिनको भी क्रिकेट में इंटरेस्ट है, वो सब मिलके क्रिकेट खेलते हैं। तो यहाँ पे इसका एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं होता है। ठीक है, तो ये थे डिफरेंट फीचर। अब मुझे लगता है आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो अब मैं एडवांटेज बहुत डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगी, आप खुद ही समझ जाएंगे। चलिए जल्दी से एडवांटेज देख लेते हैं। सबसे पहला एडवांटेज क्या है, फास्टर कम्युनिकेशन। ये जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे क्योंकि देयर इज एन इंडिपेंडेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट चैनल है कम्युनिकेशन का, कोई प्रिस्क्राइब रूल रेगुलेशन या कह लीजिए कोई भी ऑफिशियली डिफाइंड रूल रेगुलेशन या ऑफिशियली डिफाइंड चैनल ऑफ कम्युनिकेशन तो फॉलो करना नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, फास्टर कम्युनिकेशन। सुपीरियर को अपने सबऑर्डिनेट या कह लीजिए सुपर सबऑर्डिनेट से अगर बात करनी है, यानी सबऑर्डिनेट के सबऑर्डिनेट से अगर बात करनी है, तो यहाँ पे कोई फॉर्मल एक ऑफिशियल चैनल नहीं फॉलो किया जाता है, तो यहाँ पे फास्टर कम्युनिकेशन हो सकता है। या जो ये जो जूनियर है, अगर इसको सुपर सीनियर से बात करनी है, तो यहाँ पे इजिली वो उससे कांटेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है, ये फास्टर स्प्रेड करती है, क्विक फीडबैक मिल पाता है। तो देयर इज अ फास्टर कम्युनिकेशन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। दूसरा जो एडवांटेज है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, कि फुलफिल होती है सोशल नीड। सोचिए, मैंने बताया ना, हम 8 घंटे हर दिन का, 24 घंटे में से 8 घंटे हर दिन ऑर्गेनाइजेशन में बिताते हैं। तो सोशल नीड, सोचिए, बात करना तो बहुत जरूरी है।
मुंह बंद करके पूरे टाइम काम नहीं हो सकता। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हेल्पफुल होता है इन फुलफिलिंग द सोशल नीड ऑफ द ह्यूमन बीइंग की जो भी सोशल नीड है उसको फुलफिल करने में भी ये हेल्प करता है। ठीक है। और एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस भी आती है। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, हमारे कलीग्स भी अगर अच्छे हैं, ठीक है, तो काम करने में तो मजा आता ही है, तभी तो जॉब कर रहे हैं, काम करने में तो मजा आता ही है। लेकिन उसके साथ एक जॉब सेटिस्फैक्शन मिलता है, थोड़ा क्या लीजिए हंसते खेलते काम हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो एक जॉब सेटिस्फैक्शन आता है और एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आती है, तो हमारी जो सोशल नीड है वो फुलफिल होती है। तो ये इसका दूसरा एडवांटेज है। तीसरा एडवांटेज क्या है? इट इज हेल्पफुल इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। यानी जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है इसको भी अचीव करने में इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करता है। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया ना। क्योंकि ये जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो कमी रह जाती है ना, कह लीजिए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की डिसएडवांटेज मैंने बताए थे ना, कि वहां पे केवल काम एंड काम, काम के अलावा दूसरी कोई बात नहीं। ठीक है, तो वो जो कमी रह जाती है वो इस इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से क्या हो जाती है? कंपनसेट हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए इट हेल्प इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। इस तरह से ये ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करता है। एक एग्जांपल मुझे याद आ रहा है, जैसे जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? जो सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट होते हैं, तो ये जो सबऑर्डिनेट है ना, क्योंकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में एक इनफॉर्मल रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है। ठीक है, अगर साथ में क्रिकेट खेलते रहे हो, कई साल तक खेलते रहे, तो एक इनफॉर्मल कह लीजिए रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाता है। तो उसका फायदा ये होता है कि ये जो सबऑर्डिनेट है ना, ये अपने सुपीरियर से बिना किसी फियर के, बिना किसी हेजिटेशन के, ठीक है, रिस्पेक्टफुली जो भी अपनी बात है वो कह पाता है, अपने जो भी व्यूज हैं, अपने जो आइडिया है वो डिस्कस कर पाता है। थोड़ी सी फ्रीडम मिल जाती है यहाँ पे। ठीक है, रिस्पेक्टफुली सबऑर्डिनेट अपने सुपीरियर से जो भी उसके व्यूज हैं, जो भी अपने उसके आइडियाज हैं वो कह पाता है, वो फीडबैक दे पाता है। सपोज करिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसने कोई पॉलिसी बनाई, कोई नया प्लान बनाया, कुछ मतलब कुछ नए नए रूल रेगुलेशन बनाए। ठीक है, तो ये जो सबऑर्डिनेट है ना, ये इस पे अपने जो व्यूज हैं, अपने जो आइडिया है, जो भी फीडबैक है ना, वो रिस्पेक्टफुली और थोड़े से बिना अपने हेजिटेशन के, बिना फियर के वो अपने सुपीरियर को कह पाता है। तो ये पॉसिबल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ही है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में सबऑर्डिनेट ऐसे बिना पूछे अपना जो भी एक्सपीरियंस है, व्यूज है, अपने सुपीरियर को नहीं दे सकता है। ठीक है, तो ये इसका एक एडवांटेज है। तो अगर सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में एक अच्छे रिलेशनशिप होंगे तो नो डाउट ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव को आसानी से अचीव कर पाएगी। ठीक है, तो ये इसका तीसरा एडवांटेज है। अब जल्दी से डिसएडवांटेज देख लेते हैं। पहला डिसएडवांटेज क्या है? स्प्रेड ऑफ र्यूमर। र्यूमर स्प्रेड होने के यहाँ पे ज्यादा चांसेस होते हैं। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा इंटरेक्शन होता है, बट र्यूमर जो है ना, इट समटाइम इट एक्ट एज अ डिस्ट्रक्टिव फोर्स। वो एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स की तरह भी काम करता है कभी कभार, अगर वो जाए अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। जो भी ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है या जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के जो गाइडलाइन है उसके अगेंस्ट अगर र्यूमर जाए ना, तो एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स की तरह काम करता है। ठीक है, कभी कभार जो र्यूमर्स होते हैं वो जो टीम स्पिरिट है होता है इसको स्पॉइल कर देते हैं, एम्प्लॉय का जो मोरल है उसको मतलब किल कर देते हैं। तो ये बेसिकली कभी कभार क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन की जो स्मूथ वर्किंग चल रही थी उसमें मतलब एक रुकावट, एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है। ठीक है, र्यूमर्स। तो ये एक डिसएडवांटेज है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का। दूसरा जो डिसएडवांटेज है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का, कि रेजिस्टेंस टू चेंज। यानी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कभी कभार जो है जो चेंज है उसका अपोज करते हैं। ठीक है, और इस चेंज के अपोज करने के कारण जो है ना, देयर इज अ डिले इन डिसीजन मेकिंग में कभी कभार डिले भी आ जाता है और ग्रोथ भी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं कर पाती। क्योंकि मतलब जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय है वो चेंज नहीं होना चाहते हैं। उनकी सेटिंग कुछ लोगों के साथ बैठ गई है, अब वो वहीं उसी पोजीशन पे काम करना चाहते हैं, वो चेंज नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो कभी कभार ऐसा भी देखने को मिलता है, तो ये भी डिसएडवांटेज है। तीसरा क्या है? प्रेशर ऑफ ग्रुप नॉर्म। ठीक है, प्रेशर ऑफ ग्रुप नॉर्म, इसका क्या मतलब है? देखिए, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग होते हैं ना, दे आर अंडर द प्रेशर ऑफ द ऑब्जर्व ग्रुप नॉर्म। जो भी इनके ग्रुप के जो भी नॉर्म है, जो भी इनफॉर्मल ग्रुप के जो भी नॉर्म है, कभी कभार उसके प्रेशर में उसका प्रेशर भी देखने को मिलता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अच्छा प्रेशर हो तो कोई बात नहीं, बट व्हेन द प्रेशर इज अगेंस्ट द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, जब वो प्रेशर ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसके अगेंस्ट हो जाए ना, तब प्रॉब्लम है। जैसे एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। जैसे बताया था ना, एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे क्रिकेट का एक ग्रुप बना हुआ है। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी क्रिकेट लवर्स हैं, जो भी क्रिकेट में जिनको इंटरेस्ट है, सब संडे को 10 बजे इस पर्टिकुलर क्लब में मिलते हैं और क्रिकेट खेलते हैं शाम तक। ठीक है,
ये बना हुआ है, तो ये इनके ग्रुप का एक टाइप का इनफॉर्मल नॉर्म बन गया है कि सबको 10 बजे इस यहाँ पे मिलना है, ठीक है, चाहे जिस डिपार्टमेंट का हो, जिसको भी इंटरेस्ट है सबको मिलना है, कोई सुपीरियर कोई सबॉर्डिनेट नहीं, सब लोग मिलते हैं संडे को इस पर्टिकुलर क्लब में और क्रिकेट खेलते हैं, तो इनका एक इनफॉर्मल ग्रुप नॉर्म बन गया है। बट सपोज करिए संडे को कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है, या संडे को किसी मतलब ऐसा होता है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, कभी कभार संडे को कुछ इंपॉर्टेंट टास्क आ जाता है, ठीक है, तो अब यहाँ पे संडे को काम भी करना है और संडे को एकदम फिक्स है कि क्लब में जाके क्रिकेट भी खेलना है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो क्रिकेट खेलना है दिस इज अगेंस्ट द ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के अगेंस्ट जा रहा है ना, तो ये कभी कभार प्रेशर आ जाता है, प्रेशर ऑफ ग्रुप नॉर्म, और वहां पे एम्प्लॉय फिर रेजिस्टेंस शो करने लगता है, ठीक है, कि संडे को काम नहीं करना है, ठीक है, बट वो तो उनके बेनिफिट के लिए है ना, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होगी तभी तो एम्प्लॉय ग्रो होगा, ठीक है, तो ये कभी कभार देखने को मिलता है कि प्रेशर ऑफ ग्रुप नॉर्म, जो भी ग्रुप के नॉर्म है उसके अगेंस्ट, मतलब ग्रुप नॉर्म के अगेंस्ट, मतलब उसका प्रेशर रहता है, तो इसलिए एम्प्लॉय कभी कभार ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव है उसके भी अगेंस्ट कभी कभार जाते हैं, ठीक है, उसको अपोज करते हैं। तो ये 3 सिंपल से डिसएडवांटेज थे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है, बहुत डिटेल में कोशिश हमेशा करती हूँ कि मैं ये जो है इसको वीडियो को 15 से 20 मिनट का रखूं, पर मुझे लगता है ये ज्यादा लंबा होता जा रहा है। बस ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद मैं वाइंड अप कर रही हूँ। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट बी ऑल टुगेदर एलिमिनेटेड, ये जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है ये तो बनेगा ही बनेगा, यू कैन नॉट ऑल टुगेदर एलिमिनेटेड, आप इसको रिमूव नहीं कर सकते, एलिमिनेट नहीं कर सकते, ह्यूमन बीइंग एक सोशल एनिमल है, बिना बात के रह ही नहीं सकता, ठीक है, तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है इट सप्लीमेंट्स द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ये सप्लीमेंट करता है, ये ऐड ऑन करता है फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है अपने गोल को और इफिशिएंटली अचीव कर पाता है अगर देयर इज अ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन यूजफुल होता है इन कम्युनिकेशन चैनल, ठीक है, कभी कभार होता है टॉप मैनेजमेंट अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है वो बहुत अच्छे से, मतलब कह लीजिए कम समय में हर डिपार्टमेंट तक नहीं पहुंचा पाती, लेकिन अगर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है तो बहुत जल्दी कोई भी बात, कोई भी कम्युनिकेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी पूरे ऑर्गेनाइजेशन में स्प्रेड हो सकती है, तो ये फायदा है। तो अच्छा मैनेजमेंट पता है क्या है, अच्छा मैनेजमेंट वो है जो स्किलफुली एडवांटेज उठाए, दोनों ही फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन दोनों का स्किलफुली एडवांटेज उठाए, ताकि उसकी ऑर्गेनाइजेशन की जो फंक्शनिंग है वो स्मूथली परफॉर्म हो और ऑर्गेनाइजेशन अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर सके, तो अच्छा मैनेजमेंट वो होता है, ठीक है, गुड मैनेजमेंट वही होता है जो दोनों का फायदा उठाए, क्योंकि मैंने बताया ना कैची के 2 ब्लेड्स की तरह है, फॉर्मल के साथ इनफॉर्मल रहेगा ही रहेगा, यू कैन नॉट एलिमिनेट इट, आप उसे एलिमिनेट नहीं कर सकते, ठीक है, तो चलिए एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। तो आज हमने पढ़ा टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, मतलब ऑर्गेनाइजेशन कितने टाइप की होती है वो हमने देखा, तो 2 टाइप की, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, उनके फीचर्स देखे, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देखे, ठीक है, तो ये था हमारे आज के पूरे लेक्चर का कंटेंट, और ये वीडियो ऑलरेडी काफी लेंदी हो गया है, तो अब मैं यहीं पे इसे वाइंड अप करती हूँ, अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में अब मैं नेक्स्ट टॉपिक इसके आगे पढ़ाऊंगी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। लेक्चर पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है, और फिर चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, गॉड ब्लेस यू।